नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने पीछे वाली वीडियो में जो बात की थी वो की थी अम्ल व क्षार की अभिक्रियाओं की बात हमने की थी। ठीक है, जो पूरा वीडियो डाल दिया गया है जिसमें हमने ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। किसकी बात करेंगे? अम्लों एवं क्षारकों में समानताओं की बात करेंगे। देखिए, टॉपिक हमारा रहेगा अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। प्यारे बच्चों, हमने अम्ल पढ़ा जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार में हमने पढ़ा था जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि ये अलग अलग होते हैं या फिर इनमें कोई समानताएं भी होती हैं। तो हाँ, अम्ल व क्षारों के अंदर समानताएं होती हैं। और वो समानताएं क्या होती हैं, इनकी अगर बात करें तो इनके कई गुणों में समानताएं मिल सकती हैं। जैसे अगर बात करें, हमने शुरुआत में बात की थी कि जलीय विलयन में ये आयन देते हैं। अम्ल व क्षार जो है वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? जलीय विलयन के अंदर जब इनको डाला जाता है तो ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। जैसे मान लीजिए एक पात्र है जिसमें जलीय विलयन है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने HCl डाला। क्या डाला? HCl अगर डाला तो HCl डालते ही क्या होगा? जलीय विलयन के अंदर ये HCl जो है वो H+Cl- के अंदर टूट जाएगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयनों के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयनों के अंदर जो है वो टूट जाएगा। कहने का मतलब है अम्ल जो है वो जलीय विलयन में आयन देते हैं। दूसरी बात करते हैं क्षार की। क्षार भी देते हैं। से हम इसी जलीय विलयन के अंदर या जलीय विलयन में मान लीजिए NaOH डाल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लेते हैं, तो क्या होगा? Na+OH- ये बनते हैं। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्राप्त होते हैं। समानता की अगर बात करें तो हमेशा ही जो अम्ल व क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? आयन जो है वो उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण की बात करें तो HCl + H2O, तो ये क्या बनाएगा? H3O+ + Cl-। इसी प्रकार अगर बात करें H2SO4 की, तो वो जल में उसको अगर डालेंगे H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो वो दो हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में जो सल्फेट आयन है वो बनाएगा। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। इसको अगर हम लोग जल में डालते हैं, किस में डालते हैं? जल में डाल दिया, तो जल में जैसे इसको डालेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा और साथ में जो नाइट्रेट है वो प्राप्त होगा। ठीक है, NO3- आयन जो है वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है, ये 2-3 उदाहरण जो मैंने आपको बताए हैं, कहने का मतलब है कि अम्ल जो है वो जल के अंदर क्या देते हैं? आयन देते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग क्षारक की बात करें, ये तो अम्ल का उदाहरण हो गया। क्षार की अगर बात करें तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो मैंने आपको बता दिया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसके अलावा हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? KOH। KOH लेते हैं और KOH को अगर जल में डालते हैं, किसमें डाल देते हैं? जल में डाल देते हैं, तो पोटेशियम आयन जो है वो तो अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब देखिए, हमेशा याद रखना, अगर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वो तो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। वो क्या होते हैं? क्षार जो है वो होते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले सकते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षार की उदाहरण की ओर की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे बोला जाता है, MgOH2, होलो OH2।
2। ठीक है, इसको अगर जल में डालते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जल के अंदर डालते हैं तो मैग्नीशियम आयन जो है वो तो अलग हो जाएंगे और साथ में 2 अणु जो है हाइड्रोक्साइड के, वो भी हाइड्रोक्साइड आयनों के, वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अम्ल व क्षारक के अंदर क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ओके, इसके अलावा अगर एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि क्षार जो होते हैं, सभी क्षार जो होते हैं जरूर नहीं है कि वो जल के अंदर घुलनशील हो, जल में क्या हो, घुलनशील हो। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखना। तो ये अम्ल व क्षारकों में समानता थी, या आप इसको उदाहरण सहित याद रख सकते हो। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि अम्ल व क्षार में क्या कोई समानता होती है, अगर होती है तो उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, या कारण सहित उसको समझाइए। अब हम लोग बात करते हैं अम्ल व क्षारक की प्रबलता। आगे का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा अम्ल व क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल व क्षारक की प्रबलता की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक अम्ल व क्षार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें विलयन में ये देखना होता है जो उपस्थित अम्ल या क्षार है वो कितना प्रबल है, मतलब कितना ज्यादा अम्लीय है। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, ये मान लीजिए पात्र है। अब पात्र में अगर बात करें तो मान लीजिए जल डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, जल डाला। मान लीजिए कोई विलयन इसके अंदर डाला हुआ है, कोई ए विलयन इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो विलयन हमारे पास है ये अम्लीय है या फिर क्या है, क्षारीय है। पहली बात तो ये पता करनी पड़ेगी कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो वो तो हम लोग टेस्ट करके भी, प्रत्येक चीज को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं जिनका हम स्वाद से पता लगा सकते हैं, जैसे अम्ल तो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन हर पदार्थ के लिए ये संभव नहीं है कि उसे हम चखकर या स्वाद लेकर उसको बता सके। तो मान लीजिए किसी पदार्थ का हमें ये ए विलयन हमने लिया, ये हमने बात कर ली कि अम्ल है, हमें पता चल गया कि ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अब हमें देखना ये होगा ये कितना प्रबल है। प्रबल का मतलब है कि ये कम अम्लीय है या फिर अत्यधिक अम्लीय है, इसकी प्रबलता क्या है। कहने का मतलब है जैसे कोई चीज हम देखते हैं, मीठा देखते हैं तो कितना मीठा है, कम मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, तो उसकी जो मात्रा होती है वो प्रबलता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको प्रबलता को क्षार कितना प्रबल है, अम्ल कितना प्रबल है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, एक स्केल काम में लेते हैं जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। जो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, पीएच स्केल, ये शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल। और अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल जो है, मैंने देखिए पी छोटा लिखा है, ध्यान रखना इसको, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, पी और एच बड़ा लिखा है, पीएच स्केल। ओके, तो बात करेंगे पीएच स्केल की। सबसे पहले तो पीएच स्केल जो है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, पीएच स्केल जो है वो किसे कहा जाता है, पीएच स्केल जो है क्या काम आती है, कैसे बनाई गई है, इसमें पी का क्या अर्थ होता है, इसमें एच का क्या अर्थ होता है, उन सब बातों को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था। किस नाम का वैज्ञानिक था, सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, अम्ल व क्षार की मात्रा का पता लगाने के लिए एक स्केल बनाई थी। मात्रा का पता लगाने के लिए क्या बनाई थी, एक स्केल जो है वो बनाई थी, और उस स्केल को ही क्या बोला जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। उस स्केल को ही क्या बोला जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने हेतु जो स्केल काम में ली जाती है उसे क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। किसकी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
जो स्केल काम में ली जाती है उस स्केल को क्या बोला जाता है? पीएच स्केल बोला जाता है। पीएच जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक छोटा पी लिखा है मैंने, इस पी की बात करते हैं तो इस पी का अर्थ जो है एक जर्मन शब्द है पुसांस। क्या है? पुसांस। ठीक है, इस प्रकार से पुसांस। ठीक है, इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। पी का अर्थ क्या होता है? शक्ति या पावर। ठीक है, और इसमें दूसरा शब्द जो दिया हुआ है एच, वो हाइड्रोजन आयनों के लिए दिया हुआ है। एच शब्द जो है वो किसके लिए दिया हुआ है? हाइड्रोजन आयनों के लिए दिया हुआ है। इस प्रकार पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलियन में बनाई थी। और अब बात कर लेते हैं कि पीएच स्केल जो है वो क्या होती है और किस प्रकार से उसके जो मान है वो होते हैं, उसके मान जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करें तो पीएच स्केल के अंदर मुख्य रूप से 14 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 14 अंक होते हैं। जैसे मैं एक पीएच स्केल बनाता हूं, इस प्रकार से पीएच स्केल जो होती है उसमें 14 अंक होते हैं। और वो कैसे होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। प्यारे बच्चों, इसमें ये मान जो होते हैं, अगर किसी विलियन का मान 7 आता है, कितना आता है? 7 आता है, तो वो विलियन जो है ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। वो मात्रा जो है वो किसकी होगी? उदासीनता की या उदासीन। अगर पीएच मान कितना आता है? 7 आता है, तो वो किसको दर्शाएगी? उदासीनता को। किसको दर्शाएगी? उदासीनता को। अब बात कर लेते हैं, अगर पीएच मान अगर हम लोग बात करें पीएच मान की, तो वो अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो विलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम अगर है, 7 नहीं, 7 से कम अगर है, इधर अगर है, तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, इधर। अब अगर बात करें हम लोग अम्लीयता की मात्रा किस प्रकार, किस ओर बढ़ती है और किस ओर घटती है। अगर पीएच का मान 7 से कम लगातार होता जा रहा है, 7 से कम होता जा रहा है, तो वो क्या किसको बढ़ाएगी? अम्लीयता की प्रकृति को बढ़ाएगी। अम्लीयता की प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो वो किसकी मात्रा को बढ़ाएगी? क्षारीयता की मात्रा को है बढ़ाएगी। जैसे मैं आपको सीधे तौर पे इसको समझाता हूं। यदि अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए पीएच मान मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 4-5 पीएच मान लिख देता हूं, उसके बाद में हम पता करेंगे ये क्या है। पीएच है, पीएच 3, पीएच 11, पीएच 13, पीएच 1.5, पीएच 9.5। ठीक है, ये मैंने कुछ पीएच के मान लिख दिए। मान लीजिए कोई विलियन हमने लिया और उसमें पीएच ये हमें प्राप्त हुई। तो अब अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखना, पीएच 6, तो ये 7 से कम है या ज्यादा? कम है, तो पता चल गया अम्लीय है। लेकिन ध्यान रखना, ये मान ज्यादा अम्लीय नहीं है, अम्लीय है लेकिन कम अम्लीय है। क्या है? कम अम्लीय है। पीएच 3 की बात करें तो ये तो 6 से 7 से बहुत दूर है, तो ये अधिक अम्लीय है। ये क्या होगा? अधिक अम्लीय है। अम्लीय लेकिन क्या होगा? अधिक अम्लीय। पीएच 11, तो देखिए पीएच 11 की बात करें तो ये क्षारीय है, 7 से अधिक मान है, और मध्यम वर्ग का क्या होता है? क्षारीय होता है। 13 है तो ये अधिक क्षारीय होगा। क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। पीएच 1.5 है तो ये क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय। अत्यधिक अम्लीय, ये क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय। और अगर 9.5 है तो क्या होगा? सामान्य क्षारीय। सामान्य क्षारीय की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीएच मान अगर 7 से, अगर अब 7 हो
सात वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है उसमें उदासीनता होगा। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, अर्थात वो ना तो उस जल का कोई स्वाद होता है, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा होता है, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। जैसे हम लोग नींबू यूज करते हैं तो नींबू हमें स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। वो क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, मतलब बहुत ही कम क्षारीय होता है। ठीक है, और 7 से अधिक की ओर मान जाएंगे तो वो अधिक क्षारीय में आएंगे, और 7 से अगर कम होते जाएंगे तो वो अधिक अम्लीय के अंदर आएंगे। 7 के आसपास है, अगर 7 से कम आसपास है तो हल्का अम्लीय, और 7 से ज़्यादा अगर आसपास है 7 के, तो वो क्या होगा, हल्का क्षारीय होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो के अंदर हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।